आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार पाले। सुबह के 10 बज रहे हैं और वक्त है दमदार 10 का। आज भारत समेत पूरी दुनिया ने चैन की सांस ली है। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध खत्म हो गया है और दोनों देश के राष्ट्रपति ने ऑफिशियली अब डील पर साइन कर दिया है और इसी के साथ ही दुनिया भर में जारी तेल बंदी अब हट चुकी है। बड़ी खबर है कि अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध खत्म करने के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर औपचारिक दस्तखत हो गए हैं, जिसका इंतजार किया जा रहा था। डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बैठक के दौरान पेरिस के वार्साई पैलेस में इस दस्तावेज पर साइन किए और इसके बाद ही ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने भी ईरान से इलेक्ट्रॉनिक तरीके से समझौते पर यानी कि डिजिटली साइन कर दिए, दस्तखत कर दिए। और अब आज सुबह 5 बजे से ईरान और अमेरिका के बीच ये अंतरिम समझौता लागू हो चुका है। समझौते के तहत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बिना कोई टोल टैक्स दिए ही सभी देशों के जहाज आवाजाही कर सकते हैं। अमेरिका समंदर से नाकेबंदी हटाएगा और ईरान हॉर्मुज में उन माइंस को क्लियर करेगा जो उसने युद्ध के दौरान बिछाई थी। अब इस डील में यह भी साफ साफ लिखा है कि सभी मोर्चों पर जंग खत्म होगी। अमेरिका और उसके सहयोगी लेबनान के मोर्चे पर भी जंग खत्म करेंगे। और सबसे बड़ी डील जो ईरान के पक्ष में जाती दिख रही है वो है $300 बिलियन का फंड। अमेरिका, उसके सहयोगी और मतलब खाड़ी देश के जो तमाम देश हैं, मित्र देश जो इस युद्ध में शामिल थे, एक तरह से कह सकते हैं परोक्ष रूप से, वो भी इसकी भरपाई करेंगे, जिसमें ईरान में दोबारा निर्माण की प्रक्रिया शुरू की जा सके। You signed the deal? You signed? You signed the deal? You signed? अब इस डील के बाद पूरी दुनिया में राहत की सांस ली गई है और उसकी वजह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का खुल जाना। डील के बाद दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमत में भी तेजी से गिरावट देखने को मिल रही है। दरअसल दुनिया का लगभग 20 से 30% तेल इसी इलाके से गुजरता था। करीब 20 मिलियन बैरल तेल हर रोज इसी रास्ते से आवाजाही के लिए मतलब गुजरता था। तेल के साथ साथ यहाँ से LNG, LPG तमाम सप्लाई होती थी। अब हॉर्मुज से गुजरने वाला 84% तेल चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया जाता था, एशिया के बड़े देशों में। चीन अपना 90% ईरानी तेल इसी रास्ते से मंगाता था। अब ईरान का अपना तेल निर्यात भी इसी रास्ते पर निर्भर करता है। इस डील का डन होना भारत के लिए बहुत बड़ी राहत है। भारत का कुल कच्चे तेल की जरूरत का करीब 50% रूट आयात इसी से होता था, यानी कि हमारी जो LNG आती है वो भी यहीं से आती है। 54% हिस्सा इसी रास्ते से आता है। अब भारत के कुल विदेशी व्यापार का करीब 16% हॉर्मुज पर निर्भर करता था, क्योंकि मिडिल ईस्ट के देशों के साथ जो हमारे कारोबार हैं। अब इस डील के बाद अगले 30 दिन के अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पहले की तरह जहाजों की आवाजाही होनी शुरू हो जाएगी, लेकिन थोड़ा वक्त जरूर लगेगा। An agreement with Iran that achieves everything we set out to accomplish, everything and much more. Ending the current conflict, reopening the Strait of Hormuz, and preventing Iran from ever obtaining a nuclear weapon. If we didn't do this deal, we could have dropped more bombs for another 3 weeks, 2 weeks, 4 weeks, 2 years. Never have the Hormuz Strait open. You would never have success. तो हमारे साथ हमारे 2 खास मेहमान मौजूद हैं इस वक्त। प्रोफेसर चंद्रचूड़ सिंह हमारे साथ हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सज्जन कुमार जी भी हमारे साथ हैं, आप रोजाना इनसे मिलते ही हैं। सर, हम शुरुआत करते हैं 14 पॉइंट्स की, क्योंकि 14 पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं। तो पहला पॉइंट ही अपने आप में बहुत सवाल खड़े कर देता है। अब इसमें कहा तो ये जा रहा है कि द फाइनल डील विल कंफर्म द परमानेंट टर्मिनेशन ऑफ वॉर ऑन ऑल फ्रंट्स इंक्लूडिंग लेबनान एंड अदर प्रोविजंस ऑफ दिस पैराग्राफ। अब लेबनान को जब आपने पहले ही जोड़ दिया है और पहले ही शर्त में रखा है कि लेबनान में भी ये लड़ाई रुक जानी चाहिए, तो फिर ये समझौता होगा कैसे? वहां तो युद्ध जारी है, इजराइल पीछे हटने को तैयार नहीं है। देखिए वालिद जी, मुझे लगता है कि जब हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में इस प्रकार के समझौतों की बात करते हैं तो उसको कई दफ़े हम लोग ऐसा सोच लेते हैं कि भी 2 व्यक्तियों के बीच या 2 परिवारों के बीच कोई समझौता हो रहा है और वो समझौता जो है या तो होगा या तो नहीं होगा। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक बड़ी कहावत है कि पीस में होता है, अर्थात शांति खंडों में होती है। एक पीस का मतलब शांति और एक पीस का मतलब होता है टुकड़ा। तो थोड़े थोड़े टुकड़े मॉड्यूल्स में जाकर ये एक बड़ा मॉड्यूल बन पाता है।
लेकिन जो आज आपने अभी बात शुरुआत की उस पर आपने दो बातें कही कि चैन की सांस ली विश्व ने, और उससे पहले आपने कहा ये वर्साई में जो पैलेस है वहाँ पर ट्रंप ने इसको हस्ताक्षर किए। आप अगर याद करेंगे तो आप पीछे अगर जाएं तो आप देखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद संधि वर्साई की पैलेस में ही हुई, वर्साई की संधि। उसके बाद अगर आप देखें तो चैन की सांस द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो अमेरिका ने हेगेमोनिक स्टेबिलिटी का, या जिसको आप आधिपत्यवादी राजनीति का आधार कहते हैं, वो लाने की कोशिश की, जिसमें अमेरिका का आधिपत्य होगा, अमेरिका का आधिपत्य होगा, जिसमें वो एक वैश्विक उदारवादी व्यवस्था को स्थापित करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पीछे से वो यथार्थवादी फोर्स को भी लाना चाहता था। शायद अमेरिकी राजनीति में या अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उसमें निरंतरता है, और वो निरंतरता मैं इसलिए कह रहा हूं कि ट्रंप भी चाहे कितने भी अनप्रेडिक्टेबल रहे, उस अनप्रेडिक्टेबिलिटी के बावजूद भी वो चाहते हैं कि वैश्विक स्तर पर अमेरिका विश्व प्रहरी के रूप में भी रहे, और साथ साथ जो आर्थिक उदारवादी जो व्यवस्था है उसका भी वो सबसे बड़ा राज्य बना रहे, या उसका भी सबसे बड़ा प्रणेता बना रहे। कैपिटलिज्म, इन दोनों, हाँ, जिसको आप लिबरल इंटरनेशनलिज्म भी कहते हैं और रियलिज्म भी कहते हैं, इन दोनों को जोड़कर अमेरिकी विदेश नीति चलाई जाती है। और ट्रंप के अनप्रेडिक्टेबल होने के बावजूद एक बात जो ट्रंप के लिए बिल्कुल कही जा सकती है कि वो कट्टरवाद और इस्लामिक कट्टरवाद जो खास करके है उसके खिलाफ वो स्पष्टता खड़े रहे हैं। इसका मतलब ये मैं नहीं कह रहा कि अमेरिका की जीत हो गई, या ये भी मैं नहीं कह रहा कि ट्रंप की विदेश नीति बहुत सफल रही है। उसका विश्लेषण बाद में किया जा सकता है। सर, विश्लेषण तो हम अगले 60 दिन तक करते ही रहेंगे, क्योंकि 60 दिन का तो वक्त इसी में मांगा गया है कि ये तमाम जो शर्तें हैं उसको आगे किस तरह से लागू किया जाएगा। सज्जन जी, मैं आगे बढ़ूं, आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे? छोटा सा कमेंट लेबनान वाले पे। देखिए, बहुत लोग इसमें निश्चित तौर पे जो चंद्रचूड़ जी बात कर रहे हैं कि दुनिया ने राहत की सांस ली है, इकोनॉमिक कॉस्ट उसको हम सबको झेलना पड़ रहा था, लेकिन बहुत लोग इसको मेमोरेंडम ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग भी कह रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग के कारण ये है कि जो उसमें डिटेल्स हैं उसको ईरान अलग ढंग से पढ़ रहा है, अमेरिका अलग ढंग से पढ़ रहा है। इजराइल को आप ये कहें कि जो वॉर का स्टेटेड एम था उसको वो छोड़ के लेबनान से अगर हिजबुल्लाह को वो नहीं वीक करेगा, आप कह रहे हैं कि सीरिया को हम हैंड ओवर करेंगे। ये आपने ऐसे मसौदे उसमें रखे हैं जिसका इजराइल पे असर होगा, लेकिन इजराइल के पास अभी डील की पूरी डिटेल ही नहीं है, तो वैसे में उसे अपना नेशनल इंटरेस्ट देखना है। वैसी स्थिति में ये अभी डील नहीं कहना चाहिए, अभी 60 दिन का सीज फायर है कि आगे नेगोशिएशन किन शर्तों पे हो उस पे रजामंदी हुई है। ठीक, इंटरप्रिटेशन में जब तक एक समता नहीं आती है, एक रास्ता नहीं आती है, तब तक अभी हमें थोड़ा वेट करना चाहिए, लेकिन हाँ, तात्कालिक तौर पे एक राहत की बात। चलिए, हमने एक नंबर पे सबसे पहले बात कर ली है, इसके बाद मुझे लगता है 2 और 3 को अगर हम छोड़ दें, चौथे को भी चौथा बड़ा इंपॉर्टेंट है। चौथा इसमें है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर कि यहां से जो नेवल ब्लॉकेट्स है वो हटा दिए जाएंगे। अब नेवल ब्लॉकेट्स को हटाने के साथ साथ जो उसके फिर 5वें नंबर पर आ जाते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सेफ पैसेज देने की जिम्मेदारी अब IRGC यानी ईरान पर है, लेकिन इसमें अब एक सल्तनत ऑफ ओमान और साथ ही साथ जो बाकी और ईरान है ये मिलकर तय करेंगे कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज में किस तरह की व्यवस्था होगी। आप कहिए कि जो हॉर्मुज की बात है, डील ये कहता है कि अगले 60 दिन तक जो है उस पे सेफ पैसेज रहेगा, कोई टोल टैक्स नहीं रहेगा, 60 दिन के बाद वो फ्री रहेगा। इसको लेके यूएस और ईरान का अलग अलग इंटरप्रिटेशन आ रहा है। नहीं, इसमें जो भी आप उसको जिस भी शब्दों में बयान कर लें, मुझे लगता है कि अगर ये डील 60 दिनों के बाद जब स्थायी रूप से इस पर हस्ताक्षर हो जाते हैं, अगर जिस प्रकार से प्रारूप है यही प्रारूप रहा, तो ये बिल्कुल तय है कि जो हॉर्मुज है, हॉर्मुज पे जो एक अव्यक्त रूप से कहें तो जो अव्यक्त रूप से ईरान का एक वर्चस्व था, उसको अब औपचारिक रूप से इसमें मान लिया गया, स्टैंपिंग हो गई। क्योंकि इस स्टैंपिंग से चाहे उसको टोल ना भी कहें, पर कहीं ना कहीं इस MOU में सर्विस टैक्स के रूप में इसको देख लें, सर्विस चार्ज के रूप में इसको आप देख लें, तो वो सर्विस चार्ज शायद ईरान लगाएगा, और उस पर अगर सहमति हो जाती है तो इसका मतलब यह है कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा उस व्यापार पर टेरिटोरियल राइट्स अगर ईरान अपनी स्थापित कर देता है, तो मुझे लगता है कि तो ये सर कल तो फिर बाबल मंदेब में भी कोई खड़ा हो जाएगा, वो भी मांगेंगे। उसके बाद स्टेट ऑफ मलाका भी मानेंगे, तो भारत भी मांगे स्टेट ऑफ मलाका से कि हम यहां से जाने नहीं देंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसलिए इतना आसान नहीं है।
देखिए क्या होता है जब आप नेगोशिएशन में जाते हैं तो नेगोशिएशन में आप आदर्श रूप में अपनी अपनी तरफ से जो बातें होती हैं कहते हैं, बट यू आर ऑल्सो प्रिपेयर्ड कि अगर ये नहीं हुआ तो हम थोड़ा सा डाइल्यूशन भी करेंगे। चलिए, डाइल्यूजन की बात आती है तो हम एक बार फिर से आते हैं, डाइल्यूजन पे बात करेंगे। लेकिन ईरान और ट्रंप के बीच डील हो गई है और इस डील को साइन करने के साथ ही ट्रंप ने ईरान को धमकी भी दी है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ समझौता अंतिम नहीं है, अगले 60 दिन बातचीत होगी। ईरान अगर समझौते का पालन नहीं करेगा तो अमेरिका फिर उस पर बमबारी कर सकता है। And history has ever been tougher on Iran than I have, and they know that. And by the way, if they don't honor the agreement, or some things aren't even mentioned in the agreement, it's a memorandum of understanding, but we have an understanding of certain things without writing it. And if they don't honor that, we'll probably go back to bombing them until they honor it. You know, it's amazing what bombs can do. तो उन्होंने कहा कि अमेजिंग थिंग्स बॉम्ब्स कैन डू, जो उन्होंने दिखाया था 28 फरवरी को करके। तो इस पर सज्जन जी, अब इनका जो बयान आता है तो सीधी सी बातें, एक हाथ में लाठी है और दूसरे हाथ में उन्होंने क्या रखा है कि फूल लेकर रखा हुआ है। कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी कहते हैं। देखिए, सबसे बड़ी मिलिट्री पावर है आपका स्टेटेड। जब 28 फरवरी को आपने अटैक किया तो आपका स्टेटेड एम क्या था? पहला था रिजीम चेंज और दूसरा था कंप्लीट एनाहिलेशन ऑफ न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, पोटेंशियल जो है। दोनों में कुछ नहीं हुआ। हुआ क्या है? हॉर्मुज जो पहले खुला हुआ था, अब उस पे ईरान जो है अपना जिस भी तरीके से उस पे कुछ चार्ज लगाए उसको लेजिटिमेसी मिल रही है। दूसरा क्या है कि आप लेबनान में हिजबुल्लाह को, इजराइल को कंप्लीटली साइडलाइन करके एक तरीके से आप लेजिटिमेसी दे रहे हैं। मतलब ईरान के प्रॉक्सी को आप खाड़ी देशों के आसपास में ये दे रहे हैं, लेजिटिमेसी दे रहे हैं। तो स्टेटेड एम जो था, तो इस तरीके इसीलिए शायद चंद्रचूड़ जी बेहतर बताएंगे कि ओबामा का जो डील था जिसमें इसे डीन्यूक्लियराइज कर, उससे किस तौर पे ये बेहतर है, मुझे ये नहीं समझ। सज्जन जी, आपने अच्छी बात बोली है, मैंने वो रखा है। दोनों का एक तुलनात्मक हम बात करेंगे कि दोनों डील में क्या समानता रही या क्या असमानता रही। लेकिन उससे पहले लेबनान का जो जिक्र हुआ है तो बात कर लेते हैं। लेबनान को लेकर ईरान ने भी अमेरिका को चेतावनी दी है। ईरान ने कहा है कि इजराइल को लेबनान पर हमला करने से रोका जाए। इजराइल से समझौते का पालन कराना अब अमेरिका की जिम्मेदारी है। अगर लेबनान पर हमला जारी रहा तो यह डील का उल्लंघन होगा। तो ये ईरान की ओर से साफ कर दिया गया है। मैं आपके पास लौटता हूं चंद्रचूड़ जी। ये देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं सज्जन जी। अब सवाल इसमें यहाँ फंसेगा कहाँ मामला। आप एक तरफ ये डील की बात की जा रही है, दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि जब 60 दिन के बाद बातचीत होगी तो उसमें यूएन जो है वो अग्रणी भूमिका। सर, उस पर जाए, लेकिन मुझे सर इस पे बताइए कि आप क्योंकि नजर रखते हैं, क्या इजराइल तैयार होगा जो इस शर्त रखी गई है? इस शर्त पर इजराइल का तैयार होना, मुझे लगता है कि इजराइल के लिए फिर इस डील में सबसे बुरी स्थिति इजराइल की ही होगी। क्योंकि इजराइल हमेशा, देखिए, ये जो अमेरिका चाहता था, जो सज्जन जी ने कहा कि जो इजराइल चाहता था और जो अमेरिका चाहता था, जब युद्ध शुरू हुआ तो वो दोनों एक ही चीज चाहते थे। लेकिन युद्ध अगर अब समाप्त हो रहा है तो समाप्ति के होते होते वो दोनों चीज जो चाहते थे वो दोनों में से किसी का पूरा नहीं हुआ। शायद ईरान जो नहीं चाहता था वो शायद पूरा होता चला जा रहा है। नहीं, इसमें तो मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण चीज, न्यूक्लियर डील पे हम वापस आते हैं, क्योंकि ये पॉइंट नंबर आपको बताता हूं बहुत अहम है। इस टोटल इसमें देखा जाए तो ये पॉइंट नंबर 8 है। ये जो पूरी डील हो रही है, जो 14 पॉइंट्स में 8 नंबर पर है, क्योंकि मेरे पास पूरी लिस्ट रखी हुई है। अब 8 नंबर में एक बहुत महत्वपूर्ण चीजें कही गई है। द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान reaffirms that it shall not procure or develop nuclear weapons. reaffirms रिफर्म किया है। अच्छा, उसमें सर मैं आता हूं, एक और पॉइंट उन्होंने बोला है कि रिपब्लिक ऑफ ईरान हैव अग्रीड टू रिजॉल्व द डिस्पोजिशन ऑफ स्टॉकपाइल एनरिच्ड मटेरियल। तो एनरिच यूरेनियम डिस्पोजिशन होगा, कैसे होगा, उसका मैकेनिज्म क्या होगा? तो क्योंकि यही तो अमेरिका के लिए सबसे महत्वपूर्ण जगह है न्यूक्लियर डील। सज्जन जी, नहीं, इसमें देखिए, ईरान जो है वो एनपीटी का सिग्नेटरी है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का। ओबामा डील के समय से या पहले से भी आईएईए जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है उसके इंस्पेक्शन की बात हो रही थी कि ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी हो। इसमें बात यही कि एनरिच्ड यूरेनियम जो है, जो 60% से ज्यादा है, उसको किसी थर्ड प्लेस में आप रख दे, जैसे कजाकिस्तान की बात बीच में आई थी। तो इसमें नया क्या है? ईरान आपका एनपीटी का सिग्नेटरी है। वो औपचारिक तौर पे हमेशा कहता है कि ठीक है, आप इंस्पेक्शन करवा लें। उसके बदले में अभी तक उस पे सैंक्शन था, अब यहाँ पे हो रहा है 300 बिलियन का आप सैंक्शन भी परफॉर्मेंस बेस्ड, मतलब खत्म करेंगे, लेकिन आप उसको रेशनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, सबब इसको अगर इस तरह से जो इन्होंने कहा कि जो चूंकि ओबामा ने जो किया था जेसीपीए, उससे थोड़ा सा ये डाइल्यूटेड वर्जन इसलिए है क्योंकि मुझे नहीं लगा कि इसमें कोई निगरानी या पर्यवेक्षण। सर, इसमें एक ही शब्द है मुझे लगता है जो वेग है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जो डील की है वो वेग है, उसमें बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं है। जो ओबामा के साथ हुई थी उसमें चीजें बहुत ज्यादा क्लियर थी।
और यही सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है कि समझ में नहीं आ रहा, जैसे कहा ना आपने, मिसअंडरस्टैंडिंग ज्यादा लग रही है। वो इसलिए भी है कि अमेरिका बहुत जल्दबाजी में है, क्योंकि अमेरिकी आर्थिक व्यवस्था, मतलब आर्थिक व्यवस्था खराब हो रही थी। फ्रांस में जब ये डील साइन हो रही थी तो प्रधानमंत्री मोदी भी वहां मौजूद थे। आप सोचिए कि जिस वक्त दुनिया की नजर फ्रांस पे थी, प्रधानमंत्री मोदी उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के साथ 1-to-1 मीटिंग कर रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप के सामने भारतीय नाविकों का मुद्दा मजबूती के साथ उठाया और इस बात का जिक्र भी किया बातचीत में। मोदी ने कहा कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा अहम है और पीस डील में यह भी शामिल हो। उधर मोदी से मिलकर ट्रंप भी पूरी तरह से गदगद नजर आए। ट्रंप ने जमकर प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की, उन्हें टफ नेगोशिएटर बताया। ट्रंप ने यह भी कहा कि जब तक प्रेसिडेंट हूं, व्हाइट हाउस में मोदी का हमेशा अच्छा दोस्त मौजूद रहेगा। अगर भारत या मोदी पर हमला होता है और मोदी लीडर होंगे तो हम उनकी मदद करेंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात आपने आर्थिक व्यवस्था की बात की है तो मुझे एक लाइन और जोड़ दूं, आप याद करिए, चूंकि अभी ट्रंप ने ये कहा कि हम बॉम्ब करते हैं और बॉम्बिंग कर सकते हैं और ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन याद रखिए कि जब अमेरिका ने खास करके एशियाई परिदृश्य में बमबारी की, वियतनाम में बॉम्बिंग की गई, तो वियतनाम में अमेरिका को वहां से पीछे हटना पड़ा। बॉम्बिंग कैन नेवर बी अ रियलिटी। और यही बात तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी लगातार कहते आए हैं कि चीजों को बातचीत के जरिए सुलझाइए। कोई बॉम्बिंग करना, वॉर करना कोई एक रास्ता नहीं है, क्योंकि फ्रांस में जब ये डील साइन हो रही थी तो प्रधानमंत्री मोदी भी वहां मौजूद थे। आप सोचिए कि जिस वक्त दुनिया की नजर फ्रांस पे थी, प्रधानमंत्री मोदी उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के साथ 1-to-1 मीटिंग कर रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप के सामने भारतीय नाविकों का मुद्दा मजबूती के साथ उठाया और इस बात का जिक्र भी किया बातचीत में। मोदी ने कहा कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा अहम है और पीस डील में यह भी शामिल हो। उधर मोदी से मिलकर ट्रंप भी पूरी तरह से गदगद नजर आए। ट्रंप ने जमकर प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की, उन्हें टफ नेगोशिएटर बताया। ट्रंप ने यह भी कहा कि जब तक प्रेसिडेंट हूं, व्हाइट हाउस में मोदी का हमेशा अच्छा दोस्त मौजूद रहेगा। अगर भारत या मोदी पर हमला होता है और मोदी लीडर होंगे तो हम उनकी मदद करेंगे। ट्रंप ने मोदी की शान में कैसे कसीदे पड़े वो भी आपको मैं सुनाऊं, लेकिन उससे पहले सुनिए मोदी ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज से लेकर भारतीय सेलर्स जो नाविक थे उनको लेकर अपना क्या बयान रखा। आपसे मिलकर के बहुत खुशी हो रही है और पिछले वर्ष हम वाशिंगटन में मिले थे। उसके बाद हमारे संबंधों में एक नई गति आई है, नई ऊर्जा आई है और कई विषयों में हम बहुत मिल करके आगे चल रहे हैं। और हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारी दोनों टीमें भी मिलजुल करके हमने जो टारगेट तय किए उसको पूरा करने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं और हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। एक्सेलेंसी, पश्चिम एशिया में शांति के जो प्रयास प्रगति हुई है, इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। आपके इन प्रयासों के कारण पश्चिम एशिया में शांति की एक नई किरण नजर आ रही है और हम आशा करते हैं कि चिरस्थायी शांति बनेगी। एक्सेलेंसी, आप और हम सभी इस बात से सहमत है कि हॉर्मुज का खुला रहना एक वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही अनिवार्य है। एक्सेलेंसी, हम हमेशा कहते रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन सुनिश्चित होना चाहिए और इस पर हम सब ने मिलकर के बल देना चाहिए। एक्सेलेंसी, आप जानते हैं कि मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर्स आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। एक्सेलेंसी, समझौते के लिए शांति के प्रयासों में आपने भरपूर प्रयास किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। चलिए, इसमें लाउड एंड क्लियर है प्रधानमंत्री मोदी ने जो अपनी ये बात रखी है, क्योंकि हर एक भारतीय का कंसर्न था जिसको लेकर लगातार इस पर बात भी हो रही थी। सज्जन जी, क्योंकि हम डील पे प्रधानमंत्री की क्या बात हुई होगी उस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण था कि भारत के जो तमाम नाविक हैं जो लगातार इस इलाके से गुजरते हैं उनके ऊपर खतरा बना हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी का ये कहना पीस डील में कि इसको भी शामिल किया जाए सी फेयरर्स की सुरक्षा को लेकर, क्या ये एक बहुत आप मानते हैं कि अहम पॉइंट था जो अब शायद इसमें इंक्लूड कर लिया जाए? नहीं, भारत को बिल्कुल कहना चाहिए था। उसकी पृष्ठभूमि आप देखिए कि पहले आपने जब हमला हुआ तो आपने 4 डे अफेयर्स जो चूँकि उस समय ये यहाँ के नहीं थे गौर साहब, तो उनको बुला के कहा, आपत्ति दर्ज कराई। उसके बाद हमारे विदेश मंत्री जयशंकर का मार्को रूबियो से बातचीत हुई। उसके बाद अगले दिन जो बयान आता है वो बिल्कुल रिबफिंग वाला था कि हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। वैसे लेवल पे भारत इसको एस्केलेट कर रहा है कि प्रधानमंत्री के स्तर पे सीधा राष्ट्रपति को ये बताया जा रहा है। और डिप्लोमेसी में देखिए टोन मैटर नहीं करता है, ये बात लाई गई है, ये दिखाता है कि भारत इस मामले में गंभीर है।
और वर्ल्ड मीडिया के सामने रखी बात। निश्चित तौर पे तो ये दिखा रहा है कि भाई आप दुनिया के चौधरी बने बैठे हैं, कोई एक तरीका होता है, आपने ब्लॉकेट किया है, सब कुछ किया हुआ है, उसके बाद हमला कर रहे हो और अगले दिन कह रहे हैं कि हम नहीं सहेंगे। कोई भी इस तरह का सैंक्शन अगर कानूनी तौर पे यूनाइटेड नेशन कर सकता है, कोई एक देश नहीं कर सकता है। तो पहली बात तो ये है। तो ये दिखाता है कि ये गंभीर मामला है, ये विदेश मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री के स्तर पर कही गई है, ये आपत्ति दर्ज कराने वाली बात ही है, इसको आप डिप्लोमेटिक तरीके में कहें। लेकिन दूसरी तरफ देखिए कि राष्ट्रपति ट्रंप प्रधानमंत्री के तारीफ में कसीदे तो गर रहे हैं, लेकिन दूसरे और उसके साथ साथ और क्या हो रहा है आप देखिए। जो यूएस का, और हम लोग पहले बात भी कर रहे थे, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ वॉर जो है एक्सिट है, वो जो पैसिफिक इंडो पैसिफिक कमांड पैसिफिक कमांड कर दिया उसका गया नाम वापस। पैसिफिक कमांड, और कुछ देर के लिए गलती हुई, त्रुटि सुधार ली गई, आपने पीओके को गलत नक्शे में दिखा दिया। तो ये भी दिखा रहा है कि भारत को अभी यूएस को लेकर काफी कॉशियस रहना पड़ेगा। अभी तक क्वाड को लेके, चीन के अगेंस्ट में भारत की जो एक उभरती सामरिक शक्ति को जो पहचान दी जा रही थी, उससे अभी जो ये चाइना से होके वापस गए हैं, उसके बाद से कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये चीन की सेंसिबिलिटी को भी कैटर कर रहे हैं। देखिए सज्जन जी, हम लोग यहाँ पर बातचीत कर रहे थे, तब हमने ये डिस्कशन किया भी था कि ये जो डील हो भी रही है, इस डील के पीछे भी कहीं ना कहीं चीन का भी एक बहुत महत्वपूर्ण हाथ रहा है, और कहीं ना कहीं चीन को खुश करने की भी यहाँ पर कोशिश की गई है, और शायद उसी का नतीजा के क्वाड को थोड़ा कमजोर करने की बात हो रही है। लेकिन एक बात मान के चलिए, प्रधानमंत्री मोदी ने इसका रास्ता पहले निकाल लिया। तभी तो आप देख रहे हैं कि यूरोप के साथ जो हमारा एग्रीमेंट हुआ है, और लगातार जो एग्रीमेंट्स हुए जा रहे हैं अलग अलग देशों के साथ, वो सीधा एक आईना दिखाया जा रहा है अमेरिका को कि अगर आप हमारे साथ नहीं हैं तो दुनिया के बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जो हमारे साथ हैं, जिनके साथ हम मिलकर आगे बढ़ेंगे, हमें कोई रोक तो सकता नहीं है। उद्धव ठाकरे के पास कितने अब सांसद बचे हैं, शिवसेना यूबीटी के कितने सांसदों ने बगावत की है, इसकी तस्वीर आज साफ हो जाएगी। उद्धव सेना में टूट पर आज औपचारिक मोहर लग जाएगी, क्योंकि अब से थोड़ी देर बाद शिवसेना यूबीटी ने अपने सांसदों की बैठक बुलाई है। यह बैठक दिल्ली में संसद भवन परिसर में ही होनी है, और इसके लिए व्हिप भी जारी किया गया है। बैठक में उन 6 बागी सांसदों को भी चिट्ठी लिखकर शामिल होने के लिए कहा गया है जिन्होंने बगावत की है। स्पीकर से मिलकर अलग गुट के तौर पर मान्यता दिए जाने की मांग की है। बताया जा रहा है कि उद्धव सेना के 6 बागी सांसदों ने कल स्पीकर से मुलाकात की थी, जिसके बाद उद्धव गुट के सांसद भी स्पीकर से मिले थे। अब उनसे संवैधानिक तरीके से फैसले लेने की अपील की गई थी। उधर पार्टी में बगावत का विरोध भी शुरू हो गया है। शिवसेना यूबीटी के समर्थकों ने हिंगोली में प्रोटेस्ट भी किया। आपको बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब उद्धव की सेना में बगावत हुई है। 4 साल पहले भी एकनाथ शिंदे ने बगावत की थी और उद्धव से उनकी पार्टी और सिंबल तक छीन लिया था। अब एक बार फिर से उद्धव की पार्टी के खिलाफ ऑपरेशन टाइगर चलाया जा रहा है, जिसमें उद्धव की सेना फंस गई है। अब सवाल तो यही है कि आखिरकार उद्धव की सेना में बार बार बगावत क्यों होती है। देखो, ये आज हमारे पार्टी के लोकसभा के नेता अरविंद सावंत जी ने जो व्हिप बजाया है, व्हिप सबको दिया है, हमारे सभी सांसदों को, कि आज एक महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली के हमारे पार्लियामेंट ऑफिस में हो रही है और कुछ विषयों पर चर्चा करना जरूरी है। इस प्रकार का ये व्हिप है, 3 लाइन का व्हिप है। तो आज हम 11 बजे हमारी जो बैठक है शुरू करेंगे। और इस खबर पर बात करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी सचिन चौधरी जुड़ गए हैं। सचिन, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहते हैं, ताज़ा अपडेट क्या है? आज की जो बैठक होने जा रही है, आखिरकार उसमें कितने सांसद पहुंच सकते हैं? देखिए अमित, अभी संजय राउत और अरविंद सावंत उनके इस निवास स्थान पर मौजूद है। हालांकि संजय राउत राज्यसभा के सांसद है, अरविंद सावंत एकमात्र जो है लोकसभा के सांसद, वो यहाँ पर मौजूद है। अनिल देसाई जो है उद्धव ठाकरे शिवसेना के गुट से जुड़े हुए हैं, वो पार्टी के चीफ व्हिप है, उन्होंने व्हिप निकाला है, तो जाहिर सी बात है वो भी वहां पर उपस्थित रहेंगे। और राजा भाऊ वाजे जो नासिक से सांसद है, कल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे, वो 3 सांसद अभी तक फिलहाल उपस्थित रहने की संभावना है। इसके अलावा जो 6 बागी है, इनमें से किसी का कोई अभी तक कोई संपर्क नहीं हो पाया है। संजय राउत से सवाल पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि क्या कोई सांसदों से चर्चा हुई है, क्या आने वाले हैं, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कोई चर्चा नहीं हो, कौन आएगा कौन नहीं आएगा उनको नहीं पता। लेकिन उन्होंने एक पार्टी की प्रक्रिया होती है, कानूनी लड़ाई जिस तरह से वो लड़ रहे हैं, उसको पूरा करने का काम किया है। सांसदों को कल ही व्हिप जारी कर दिया गया था और व्हिप उनके घर पे पहुंचा है, फिजिकल रूप में पहुंचा है, ईमेल के द्वारा पहुंचा है। और अगर वो आज 11 बजे के बैठक में नहीं आएंगे तो फिर उनके खिलाफ कानूनन जो कार्रवाई है वो की जाएगी। उन्होंने जो है कुछ उदाहरण भी बताए थे कि जिस तरह से अगर वो उपस्थित नहीं रहते तो उसके बाद जो है उनके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है और उनका निलंबन किया जा सकता है।
तो एक कानूनी प्रक्रिया है, एक जो एक ये प्रोसेस है, कानूनी और उस प्रक्रिया प्रोसेस को समझा रहे follow थे संजय राउत, जैसा कि आप बता रहे हैं उसको हम जरा स्टूडियो में भी समझ लेते हैं। प्रोफेसर साहब ये बताइए कि ये जो व्हिप जारी होता है, जितनी मेरी समझ है, ये तो हम जानते हैं कि जो संसद में कोई बिल आने वाला होता है, पारित होने वाला होता है, तब बोला व्हिप दिया जाता है। क्या संसद से बाहर व्हिप लागू हो सकता है? कोई कानून है इस पर? देखिए, ये जो व्यवस्था जैसा आपने कहा, ये व्हिप जो होता है वो विधायी व्यवस्था के लिए होता है, और विधायन सिर्फ मेरे ख्याल से वोटिंग से तो रिलेटेड है ही, लेकिन जो भी संसद और जो भी मतलब विधायन के अंदर या विधायिका के अंतर्गत होता है उस पर ये होता है। ये पूरी व्यवस्था जो है पलित जी, मुझे लगता है कि एक तरफ तो ये बिल्कुल स्पष्टता दिखा रही है कि राजनीति में अवसरवाद कितना हावी होता जा रहा है, लेकिन इस बात को भी समझना हमें होगा कि इस पूरे प्रकरण से ये भी पता चल रहा है कि जो परिवारवादी राजनीतिक व्यवस्था है उसकी भी अपनी सीमितताएं हैं। और आज जिस प्रकार से अगर इंडिया एस्पिरेशनल हो रहा है, मैं किसी अवसरवादी राजनीति को समर्थन नहीं दे रहा, लेकिन जिस प्रकार से अगर एस्पिरेशनल होता जा रहा है भारत, तो जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो प्रतिनिधि हैं, उसको भी कितने व्यग्रता से और कितनी इंटेंसिटी से काम करना होता है। पॉलिटिक्स का तो सर नाम ही ये होता है कि ना अवसरवादी। सज्जन जी छोटा सा आंसर लेते हैं फिर आगे। नहीं, देखिए, इसमें कानूनी तौर पर जैसा सर ने बताया है, उसमें ये जो व्हिप का ट्रेडिशन है ब्रिटिश पार्लियामेंट से आया है। वहाँ पे कोई सदस्यता खोता नहीं है। वहाँ पे 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन व्हिप होती है। 1 लाइन में क्या होता है कि आपको वॉलंटरली अटेंड करना है और वोट करना आपके ऊपर है। 2 लाइन में होता है कि अटेंड करना कंपलसरी है, वोटिंग जो है वॉलंटरी है। 3 लाइन व्हिप जो अभी इन्होंने दिया है उसमें अटेंडेंस और वोटिंग दोनों कंपलसरी है। तो ब्रिटेन में चाहे संसद का सत्र चले या ना चले, व्हिप दोनों जगह है, उसकी कोई कानूनी ये नहीं है। भारत में क्या है कि हमने उसको लिया है और डिफेक्शन को कम करने के लिए वो है कि जब पार्लियामेंट सेशन में रहे और वोटिंग की बात हो तब उसकी कानूनी व्यवस्था, और वो व्यवस्था सचेतना के लिए, समझिए व्हिप का हिंदी होता है सचेतक, तो वो चेतना जागृत कराता है। तो चेतना तो जागी है ना उनकी, जो लोग हैं उनकी चेतना जागी। उनको लगता है कि हमारा जो फ्यूचर है वो इस पार्टी में नहीं है, किसी और के साथ जाना चाहते हैं, तो उनकी चेतना ने उनको बताया। लेकिन ऐसी ही चेतना बंगाल में भी जगी, और ऐसी चेतना जगी कि दिल्ली की जो दीदी की पार्टी है, दिल्ली से लेकर बंगाल तक खंड खंड हो गई। अब बंगाल में ममता बनर्जी की सिक्योरिटी को लेकर भी सियासी घमासान छिड़ गया है। टीएमसी ने दावा किया कि ममता बनर्जी के पुराने पीएसओ को हटा दिया गया है। अब टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने एक वीडियो शेयर करते हुए दावा किया कि ममता बनर्जी के दोनों पुराने पीएसओ को हटा लिया गया है। अब ये पीएसओ जो है, उनके जो सिक्योरिटी थे, ये पिछले 20 साल से ममता बनर्जी के साथ थे। अब सिक्योरिटी में तैनात लोगों को हटाने के बाद टीएमसी ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी की सुरक्षा में लंबे समय से तैनात सुरक्षा कर्मियों को हटा लिया गया है, और ये कहीं से भी सही नहीं हुआ है। इसके अलावा पूर्व सीएम को अलग थलग करने की वजह से उनके ऊपर खतरा भी पैदा हो रहा है। अब टीएमसी के आरोपों को शुभेंदु सरकार ने बेबुनियाद बता दिया है और इसे तथ्यहीन बताया गया। शुभेंदु सरकार का तो दावा है कि दीदी के जो पीएसओ हैं हटाए नहीं गए बल्कि बदल दिए गए हैं। सरकार का यह भी दावा है कि पीएसओ दीदी की सुरक्षा में 20 साल से तैनात थे, वो आरपीएफ यानी कि रेलवे पुलिस फोर्स के कैडर के थे, और उन्हें वापस उनके मूल कैडर में भेज दिया गया है। साथ ही यह भी दावा किया गया है कि ममता बनर्जी को दी जाने वाली Z+ सिक्योरिटी जारी है। आपको बताते हैं कि इससे पहले जब बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी की हार हुई थी, तब ममता बनर्जी के घर के बाहर लगे भारी भारी लोहे के जो बैरिकेड्स हैं और एक्स्ट्रा सिक्योरिटी थी, उसको हटाया गया था। तब भी सवाल उठाए गए थे, और उस समय भी सरकार ने यह कहा था कि दीदी के पास जो एक्स्ट्रा सिक्योरिटी है उसे हटाई नहीं गई है, उनके पास अभी भी Z+ सिक्योरिटी है, और Z+ सिक्योरिटी में करीब 55 जो पर्सनल्स होते हैं वो तैनात रहते हैं। इसके अलावा एस्कॉर्ट गाड़ी मिलती है, पेट्रोल गाड़ी मिलती है, पायलट गाड़ी मिलती है, और 24 घंटे सुरक्षाकर्मी तैनात रहते हैं। इसमें कोई कटौती नहीं हुई है। ममता बनर्जी की सिक्योरिटी को लेकर टीएमसी गुस्से में है। टीएमसी के सांसद कीर्ति आजाद ने बड़ा आरोप और विवादित बयान भी दे दिया। कीर्ति आजाद कह रहे हैं कि अगर ममता को कुछ हुआ तो बंगाल जल जाएगा। टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने सोशल मीडिया एक्स पर प्लेटफॉर्म पर यह लिखा है, शुभेंदु और भाजपा क्या चाहते हैं? आप बहुत ही खतरनाक खेल खेल रहे हैं। ममता दीदी की पुलिस सुरक्षा हटाकर आपकी मंशा क्या है? कहीं आप किसी अप्रत्याशित घटना को अंजाम तो नहीं देना चाहते हैं? यदि उनको कुछ हुआ तो बंगाल जल जाएगा। अब क्या बोलें सर इसमें कि इन्होंने लिखा है कि सिक्योरिटी हटा दी गई है, लेकिन किसी भी एक्स सीएम की सिक्योरिटी तो हटाई नहीं जा सकती ना, Z+ सिक्योरिटी तो होगी। देखिए, सिक्योरिटी क्या है और उसका क्या असेसमेंट होगा, ये जो तत्कालीन प्रशासनिक व्यवस्था है वो करती है। जैसा मैंने बिहार के मामले में भी पहले कहा था, वो ये तय है कि जहां तक कोई भी सत्ता पक्ष, चाहे कोई भी मुख्यमंत्री हो, वह अपने पर बेवजह कोई आरोप क्यों लेना चाहेगा।
तो कई दफे सिक्योरिटी और जैसा पीएसओ को हटाया गया, नए पीएसओ दिए गए, तो सिक्योरिटी में ये बार बार अगर आप एक ही व्यक्ति को लगाए रखते हैं तो इनफैक्ट उससे सिक्योरिटी को ज्यादा खतरा है, इसलिए सिक्योरिटी में लोगों का बदलाव भी जरूरी है। सर 20 साल से आरपीएफ, सोचिए रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के जो जवान थे वो उनकी सुरक्षा में तैनात थे जब वो रेल मंत्री हुआ करती थी तब से, तो बहरहाल इससे सिर्फ बदला गया। लेकिन महाराष्ट्र के साथ ही साथ अब हम बात करते हैं महाराष्ट्र बंगाल, तो अब महाराष्ट्र के बाद अब खेला उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। एक बात कहना चाह रहा था बता दीजिए टीएमसी के बारे में कि हमेशा हमने ये सोचा था और देखा भी था कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। बंगाल के मामले में पहली बार ऐसा लगा कि एक छोटी मछली भी क्या कहें उसको, एनसीपीआई को क्या कहा जा सकता था, उसने एक बहुत बड़े मछली को खा लिया। नहीं, ये तो आपके पॉलिटिकल साइंस का भी एक चर्चा का विषय रहेगा, एक सब्जेक्ट के तौर पे इसको पढ़ा सकते हैं आप। अच्छा, महाराष्ट्र बंगाल के बाद हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं क्योंकि यहां पर भी कोई खेला होने जा रहा है। एनडीए का दावा है कि समाजवादी पार्टी टूटने जा रही है। ओपी राजभर के बाद यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया कि सपा के 25 से ज्यादा सांसद टूटने के लिए तैयार बैठे हैं। अब मौर्य ने कहा है कि गनीमत यह है कि बीजेपी उन्हें ले ही नहीं रही है। हालांकि अखिलेश यादव ने इन दावों को भी बेबुनियाद बता दिया है। उनका तो कहना है कि यूपी सरकार में जो मंत्री है ओम प्रकाश राजभर, वो तो ये कहकर सबको चौंका दे रहे हैं कि एसपी के सांसद रामगोपाल यादव ने अमित शाह को एक चिट्ठी देकर उन सांसदों के नाम दिए हैं जो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। सपा में तो अभी 25-26 सांसद टूटने को तैयार बैठे, हम लोग तोड़ ही नहीं रहे हैं। हम लोग तो 27 में जानते हुए अपने आप ही टूट के चले जाएंगे। समाजवादी पार्टी का संचालन श्री अखिलेश यादव की साइकिल नहीं कर सकती। वो साइकिल सैफई जा सकती है लेकिन सत्ता की गलियारे में नहीं जा सकती। अब केशव प्रसाद मौर्य के साथ ही सपा में टूट पर ओपी राजभर ने भी बड़ा दावा किया। ओपी राजभर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कहा है कि बागी सांसदों का गुट का नेतृत्व उत्तर प्रदेश की बागी भूमिका एक लाल करेगा। ओपी राजभर ने सपा कार्यालय में सम्मेलन के नाम पर ब्राह्मणों को तिरस्कृत करने का आरोप लगाया। ओपी राजभर ने कहा कि इस घटना से बागी बलिया का लाल बहुत आहत हुआ है। ब्राह्मणों के अपमान को ओपी राजभर ने आग में भी डालने का काम बताया है। ओपी राजभर ने अखिलेश यादव को पीसी वाली नेतागिरी छोड़कर सांसद बचाओ अभियान शुरू करने और दुखी सांसदों के घर जाकर माफी मांगने की सलाह दी है। तो यही वो पोस्ट है। सीबीआई जो खनन का में जांच कर रही थी, सीबीआई अखिलेश यादव जी का नाम है। सीबीआई ने एफआईआर में अखिलेश जी का नाम, गोमती रिवर फ्रंट में अखिलेश जी के परिवार के तमाम, शिवपाल जी से लेके रामगोपाल के लड़के से लेके तमाम लोगों के नाम उसमें हैं। इनसे बचने के लिए ये लोग कभी गृह मंत्री जी से मिलते हैं तो कभी प्रधानमंत्री जी से मिलते हैं। गुलदस्ता लेके अखिलेश जी कभी चले जाते हैं मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी के यहाँ। अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पार्टी में टूट के दावों को तो बेबुनियाद बता दिया है। अखिलेश ने ओम प्रकाश राजभर का नाम लिए बगैर कहा कि जो सत्ता के लिए खुद पाला बदलते रहते हों उनकी बातों पर क्या कहना। अखिलेश ने कहा है कि बीजेपी के तमाम नेता पाला बदलने को तैयार बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके से काम करती है और कई दलों को तोड़ चुके हैं। उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी के कई विधायक, एमएलसी, राज्यसभा उन्होंने तोड़े थे। मुकाबला करने के लिए समाजवादी पार्टी तैयार है। और आपको याद होगा पिछली बार भी प्रेस में ही मैंने कहा था कि अब भारतीय जनता पार्टी को मैं नहीं तोड़ूंगा, उनके विधायकों को नहीं लेंगे। भारतीय जनता पार्टी जो औरों की पार्टी तोड़ रही है, औरों के सांसद छीन रही है। अब सर ये बागी लाल में जो नाम समझ में आ रहा है उसमें तो सनातन पांडे जी का ही नाम समझ में आ रहा है जो बलिया से एमपी है। तो आपके पास कोई खबर है क्या वही बागी होने जा रहे हैं क्या? देखिए, बिस्मार्क ने कहा था कि राजनीति संभावनाओं का खेल है और जिस प्रकार से खास करके विगत सप्ताहों से पार्टियों का चल रहा है तो कौन कहाँ टूटेगा और कौन कहाँ जाएगा ये कुछ कहा नहीं जा सकता। मैं ये भी नहीं कह सकता कि समाजवादी पार्टी में टूट होगी, ये भी नहीं कह सकता कि वो टूट नहीं होगी। तो मुझे तो ये बिल्कुल लग रहा है कि, और खास करके जैसा मैंने पहले भी बताया कि समाजवादी पार्टी के में भी अंतर्विरोध बहुत हैं। परिवारवाद और परिवार, क्योंकि अगर आप देखिए तो उस व्यवस्था में जो समाजवादी पार्टी की व्यवस्था उसमें बड़े जो पद हैं। सर आप तो परिवारवाद के पीछे ही पड़ गए हैं जिस तरह से बीजेपी पड़ी हुई है। लेकिन सज्जन जी पहले हमने नाम को लेकर हम थोड़ा सा चर्चा करें, फिर परिवारवाद पर तो आएंगे। लेकिन सनातन
पांडे, क्या यही उन्हीं की तरफ इंगित किया जा रहा है? क्या इनका मतलब कि इस तरह का कुछ है बैकग्राउंड कि वो बीजेपी की तरफ जा सकते हैं या कुछ टोट सकते हैं या कुछ अपना गुट बना सकते हैं? देखिए, दो पक्ष क्योंकि मुझे ध्यान आ रहा है वो बहुत चर्चा में आए थे जब उन्होंने हाल ही में जनवरी में कहा था कि जो अधिकारी काम नहीं करेगा उसको जूता मारेंगे, और एक मणिकर्णिका घाट को लेकर जब रीडेवलपमेंट का हो रहा था तब उनकी बहुत चर्चा में आए थे, क्योंकि वो वाराणसी आने वाले थे, बनारस, उनको रोका गया था। देखिए, वैसे कहने के लिए तो ओपी राजभर जी जो कह रहे हैं 2022 के चुनाव में सबसे ज्यादा जहर ब्राह्मणों के खिलाफ, सवर्णों के खिलाफ और भाजपा के खिलाफ यही उगल रहे थे। हाँ, हालांकि अभी जो एक नेशनल टेम्पलेट आप देखिए बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक, उसमें हर किसी को जैसे ही लगता है, जो भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं, कि जिस पार्टी के साथ हैं, जैसा चंद्रचूड़ जी बता रहे हैं कि उसमें अगर आपको उम्मीद नजर नहीं आती तो आप अप्रासंगिक नहीं होना चाहते। वैसी स्थिति में इच्छा रहती है, लेकिन अभी यूपी का जो ये चीज है, मुझे लगता है 27 के मद्देनजर ये बयानबाजी ज्यादा है, एक दूसरे पे तन ज्यादा है, क्योंकि अभी भी वहां पे बंगाल या महाराष्ट्र जैसी वो बात नहीं है कि देखिए होता क्या है कि आप विपक्ष में रहें और दमदार विपक्ष हो, फिर तो आपके साथ लोग टिकेंगे। जब ये हो जाए कि आपकी प्रासंगिकता जो उद्धव ठाकरे की हो गई या टीएमसी की, लोग मानने लगे थे कि जहां भी जाओ जनते अंडा फेंक रही है, वो स्थिति मुझे लगता है समाजवादी पार्टी की अभी नहीं है। वो मैंने पहले भी कहा कि जैसे बिहार में राजद और उत्तर प्रदेश में समाजवादी उस रूप में नहीं है जैसे उद्धव ठाकरे जी रहे या ममता जी रही, क्योंकि ममता जी वर्षों के सत्ता के बाद बाहर आ गई, ये तो कम से कम पिछले कई वर्षों से विपक्ष में हैं। लेकिन अब वो धैर्य भी कितने दिन तक रखेंगे सांसद, ये भी बड़ी बात है, क्योंकि सांसद होना एक बात है और सत्ता में प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी कर देना एक दूसरी बात होती है। और जिस प्रकार से भाजपा का प्रभुत्व बढ़ता चला गया है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति में थोड़ा और इंतजार करते हैं प्रोफेसर साहब। मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में इस पर और भी चर्चा करने का मौका मिलेगा, आपसे और भी समझने को मिलेगा। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि एसआईटी ने अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावे चोरी की जांच और तेज कर दी है। चोरी की जांच कर रही टीम लगातार मंदिर से जुड़े लोगों से पूछताछ कर रही है। मंदिर में श्रद्धालुओं से जो दान दिए गए हैं उसके पैसे में भी कितनी हेराफेरी और किसने हेराफेरी की उसकी इस वक्त छानबीन हो रही है। राम मंदिर में लगी 40 दान पेटियों को लेकर भी लगातार ये पता लगाया जा रहा है कि इसमें से दान आता था उसको किस तरह से शिफ्ट किया जाता था। एसआईटी के रडार पर वो सभी कर्मचारी और अधिकारी हैं जो मंदिर में चढ़ावे की रकम काउंटिंग करने के काम में जुटे थे। एसआईटी की जांच के दायरे में 50 से ज्यादा कर्मचारी हैं और अब तक एसआईटी की टीम ने 40 से ज्यादा कर्मचारियों अधिकारियों से पूछताछ की है। एसआईटी की जांच के बीच एक बड़े मामले का खुलासा हुआ है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के दस्तावेजों से सामने आया है कि पिछले 11 महीने में मंदिर को जितना चढ़ावा मिला उससे ज्यादा तो बैंक में जमा फंड पर ब्याज मिल गया है। अब मंदिर में गड़बड़ी सिर्फ चढ़ावे तक सीमित नहीं है, ये उन बेहिसाब खर्चों तक भी बढ़ गई है जिन्हें ट्रस्ट के कुछ सदस्यों ने किया, लेकिन ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों को भी कभी पूरी जानकारी नहीं दी गई। ऐसे में अब मांग उठने लगी है कि राम मंदिर ट्रस्ट में एक इंडिपेंडेंट सीईओ होना चाहिए। 11 महीने में राम मंदिर को दान में करीब 83 करोड़ रुपए मिले हैं। एसआईटी की टीम एक एक करके सबूत इकट्ठा कर रही है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, हर दिन में एक नए खुलासे हो रहा है और यह सभी जानकारी सामने आई है कि मंदिर के कई कर्मचारियों ने ट्रस्ट की मिलीभगत से अपने रिश्तेदारों को नौकरी में भी लगा दिया और साथ में मिलकर चढ़ावे के खेल में हेराफेरी करने लगे। अब इसमें पहला नाम तो आ रहा है राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव का, जो राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के बेहद ही करीबी माने जाते हैं। टिन्नू यादव पहले चंपत राय के ड्राइवर थे, लेकिन बाद में वो मंदिर का पूरा मैनेजमेंट संभालने लगे। आरोप है कि टिन्नू यादव ने अपने कई रिश्तेदारों को मंदिर में नौकरी लगवाई। टिन्नू यादव ने अपने भतीजे मनीष यादव को मंदिर के कर्मचारी के तौर पर रखवाया। मनीष यादव मंदिर में यात्री सुविधा केंद्र में दान के पैसे गिनने का काम करता था, उस पर दान के चढ़ावे में हेराफेरी करने का आरोप है। मनीष यादव के पास से 36 लाख रुपए मिले हैं और इसके साथ ही टिन्नू ने अपने छोटे भाई बलराम यादव को भी मंदिर में नौकरी दिलवाई। बलराम यादव पहले नगर पालिका में काम करता था, लेकिन बाद में मंदिर में दान की पेटी संभालने का काम करने लगा। अब राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में एसआईटी पूरी गहनता से जांच कर रही है और मंदिर परिसर में कैश काउंटिंग रूम, दान पेटियों और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। संभावना जताई जा रही है कि मामले में और भी कई आरोपियों के नाम सामने आ सकते हैं। 7 जून को सबसे पहले सपा नेता ने इस मामले में पवन पांडे ने चढ़ावा चोरी का आरोप लगाया था। इसके बाद 9 जून को निपेंद्र मिश्रा ने मंदिर के ट्रस्ट के सदस्यों के साथ बैठक की थी। अब परिवारवाद की बात हम पॉलिटिक्स में कर रहे थे, देखिए यहां पर भी टिन्नू यादव जी ने पूरा का पूरा जो अपना कुनवा ही इसमें लगा दिया है। अब ये सब चीजें जो निकल कर आती हैं तो वाकई में ऐसा लगता है कि लोगों की आस्था के ऊपर चोट नहीं तो और क्या है। ये भ्रष्टाचार जो है वो इन सब चीजों से ऊपर होता है। इसमें ये बिल्कुल समझ लीजिए कि भ्रष्टाचारी कोई भी हो सकता है। यहाँ मैं इसको दूसरे तरीके से देख रहा हूँ।
एक बात तय है कि जो भी वहां मंदिर में हुआ वो अनैतिक, अशोभनीय और जितनी निंदनीय हो सकती है उससे ज्यादा निंदनीय जिस भी शब्द का इस्तेमाल कर लीजिए वो है। लेकिन क्योंकि ये जब समझिए इसको, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट ने न्यास बनवाया था, लोगों की आस्था का प्रश्न है, लोगों के विश्वास का प्रश्न है, सनातन धर्म की विश्वसनीयता का भी प्रश्न है, जिस प्रकार से वहां पर वो किए जा रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि इसकी एसआईटी जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी लोग हैं, जो भी दोषी लोग हैं, चाहे वो न्यास से संबंधित हो या जो भी हो, हाँ, इसमें कहीं से भी कोई भी कोताही नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि जब आस्था पे चोट होती है तो आप समझते हैं ना, पूरा पूरा आपका अस्तित्व हिल जाता है और ये कहीं से भी किसी को इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती, कोई भी हो। अब 2 राज्यों में राज्यसभा को लेकर भी चर्चा हम कर लेते हैं। 3 सीटों के लिए आज वोटिंग हो रही है, जिसमें झारखंड की 2 सीट और मिजोरम की 1 सीट शामिल है। झारखंड की 2 सीटों पर 3 उम्मीदवार हैं, तो वहीं पर मिजोरम की 1 सीट पर 2 उम्मीदवार हैं, अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। सबसे दिलचस्प मुकाबला झारखंड में है, जहां पर जेएमएम की ओर से बैद्यनाथ राम ताल ठोक रहे हैं। हालांकि उनकी जीत तय है, क्योंकि जेएमएम के पास 34 वोट हैं और उसमें से 28 वोट उनको मिलने हैं। 6 एक्स्ट्रा जो बचेंगे, तो वहीं टक्कर कांग्रेस के प्रणब झा और निर्दलीय परिमल नाथ वानी के बीच हो रही है, क्योंकि कांग्रेस के पास 16 वोट हैं। अब कांग्रेस को जीत के लिए 12 वोटों की जरूरत है, यानी कि सभी सहयोगी दलों के इनको वोट चाहिए होंगे, जिसमें जेएमएम के 6 होंगे, आरजेडी के 2 होंगे, लेफ्ट के 4 होंगे, जिस पर वो निर्भर करते हैं। निर्दलीय परिमल नाथ वानी को एनडीए का सपोर्ट मिला है, जिनके पास 24 विधायक है, यानी कि उनको सिर्फ और 4 वोट चाहिए। अब वो 4 वोट कैसे वो जुगाड़ करेंगे, यही अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। सज्जन जी, सबसे इंटरेस्टिंग झारखंड है, आज क्या होने जा रहा है, आपका आकलन क्या कहता है? देखिए, इसमें प्रणव झा की सीट फंसी हुई है, जो कांग्रेस के उम्मीदवार है। चूंकि 28 ये वोट चाहिए, तो 28 वोट के लिए बीजेपी के पास 24 ही हैं। देखिए, वहाँ पे जो इंडिया अलायंस है, इंडिया ब्लॉक है, उसके पास है संख्या, लेकिन सवाल ये है कि हमेशा से देखा गया है कि क्रॉस वोटिंग कांग्रेस के अपने विधायकों में, क्षेत्रीय विधायक की तो बात छोड़ दीजिए, असम से लेके उड़ीसा से लेके आप बिहार तक देख लीजिए, वो काफ़ी ज़्यादा रही है। तो वैसी स्थिति में ये बीजेपी ने जो इंडिपेंडेंट परिमल नाथ वानी जी को दिया है, वो 3 बार राज्यसभा के रहे हैं, रिलायंस के साथ उद्योग जगत से जुड़े रहे हैं, हर पार्टी में उनके अच्छे अच्छे मित्रवत संबंध हैं। तो वैसी स्थिति में क्या क्रॉस वोटिंग 4 विधायकों की होगी या 4 से ज्यादा लोगों की? नहीं, पर इसमें एक बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्रणब झा, जिनको कि वहां से उम्मीदवार बनाया गया, दरअसल कांग्रेस के संगठन को देखते रहे हैं। और अगर संगठन से जैसा मुझे नहीं लगता है कि खास करके उनके नाम पर बहुत ज्यादा क्रॉस वोटिंग होगा, होने का कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर इसके बावजूद कि सांगठनिक व्यक्ति को अगर चुनाव में उतारा गया और उसके बाद भी क्रॉस वोटिंग हो जाती है, मुझे आपकी बात याद आ गई, मुझे सर की बात याद आ गई। चेतना, अंतर आत्मा जो कहेगी उसी बात को मानेंगे। आज एमएलए विधायक उसी हिसाब से वो वोट करेंगे, उसके लिए थोड़ा इंतजार कीजिए, क्योंकि रिजल्ट तो आ ही जाएंगे थोड़ी देर बाद और कल इस पे चर्चा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, चंद्रचूड़ जी, सज्जन जी आपका भी।